हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम जानेंगे यूपी टेट में सीडीपी का। आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का थोड़ा सा लेवल पिछली वाली क्लास से थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि पिछली वाली क्लास में हम बेसिक से क्वेश्चन कराए हुए हैं और आज है थोड़ा सा लेवल को बढ़ाए है, क्योंकि पेपर आजकल लेवल हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं और सभी का व्याख्या के साथ प्रत्येक ऑप्शन का व्याख्या करते हुए चलेंगे। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किस दर्शन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मानवतावाद, बी है व्यवहारवाद, सी है व्यावसायिकता और डी है प्रकृतिवाद। तो देखिए, जो मानवतावाद क्या होता है? मानवतावाद में हर बच्चा, हर इंसान का एक मूल्य होता है, ठीक ना। हर बच्चा या हर इंसान का एक मूल्य होता है। हर बच्चे को समान जीने का अधिकार और शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक ना। यह मानवतावाद की बात होती है। व्यवहारवाद में क्या होता है कि यह पुरस्कार और दंड के जरिए व्यवहार बदलने पर जोर देता है, जो स्किनर का सिद्धांत है, ठीक। और व्यावसायिकता क्या होता है? यह नौकरी पाने के लिए कौशल पर केंद्रित होती है, ठीक ना। और जो प्रकृतिवाद होती है, यह जो होता है बच्चों की पूरी तरह प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वतंत्र छोड़ देने की बात करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा है समावेशी शिक्षा के बारे में, तो यह जो है मानवतावाद पर आधारित है, क्योंकि हर बच्चे को, हर इंसान को स्वतंत्र जीने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से ये भी अधिकार है, शिक्षा पाने का भी अधिकार है, ठीक ना। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 है समावेशी कक्षा में विभेदित निर्देश का क्या अर्थ है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना। तो देखिए क्या होता है, जो सभी बच्चे होते हैं ना, सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना जरूरी होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि समावेशी कक्षा क्या कहती है कि सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाइए और एक ही क्लास के नीचे पढ़ाइए, सबको समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, ठीक ना। और जब एक ही तरीके से पढ़ाने की बात करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मानकीकृत निर्देश कहते हैं। क्या कहते हैं? मानकीकृत निर्देश कहते हैं। जो समावेशी कक्षा में क्या होता है, अगर फेल हो जाता है तो क्योंकि हर बच्चा एक जैसा होता नहीं, इसलिए फेल हो जाता है, ठीक ना। बी है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को बदलना। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे के व्यक्तिगत अनुसार क्या किया जाता है कि यदि कोई बच्चा देखकर सीखता है तो उसे देख करके सिखाया जाए, चित्र के माध्यम से सिखाया जाए। अगर कोई बच्चा सुनकर सीखता है तो उसको सुना करके सिखाया जाए। अगर कोई बच्चा लिख करके सीख रहा है तो उसको लिखा करके सिखाया जाए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। और बच्चों के बीच भेदभाव यह समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। केवल मंद बुद्धि बच्चों को अलग से पढ़ाना एक भी क्या है? यह पृथकीकरण की बात करता है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डिस्फेजिया मुख्य रूप से किस क्षमता को प्रभावित करता है? तो लिखने की क्षमता, तार्किक चिंतन की क्षमता, भाषा को समझने और व्यक्त करने की क्षमता, चलने फिरने की क्षमता। तो देखिए, डिस्फेजिया क्या होता है? डिस्फेजिया जो होता है यह भाषा को समझने और व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखने की क्षमता को हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया, ठीक। और ये जो तार्किक चिंतन की क्षमता होती है,
ये क्या होता है, मानसिक क्रियाओं के द्वारा मानसिक क्रिया के या संज्ञानात्मक विकास में जो कमी के कारण होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सफल समावेशन के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे में रैप और रैप्टाइल क्यों जरूरी है? स्कूल को सुंदर दिखाने के लिए, बी है केवल शिक्षकों की सुविधा के लिए, सी है बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए, और डी है स्कूल का खर्च बढ़ाने के लिए। तो देखिए, रैप और रैप्टाइल्स, तो ये जरूरी क्यों होता है? क्योंकि जो बाधा मुक्त वातावरण है उसको उसके लिए, ठीक ना, बाधा मुक्त वातावरण के लिए या बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए ये जरूरी है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। रैप का मतलब क्या होता है? रैप से क्या होता है, व्हील चेयर वाले बच्चों को आसानी से आ सकते हैं। रैप जब बना रहेगा ना, तो व्हील चेयर वाले जो बच्चे होते हैं उस आसानी से जा सकते हैं, ठीक ना, और पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक, सभी को एक साथ लेकर के। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं चल पा रहा है, उस पैर से विकलांग है, तो उसको क्या किया जाएगा? रैप के माध्यम से लेकर आएंगे, व्हील चेयर के। व्हील चेयर रहेगा तो रैप पर आसानी से व्हील चेयर चल जाएगी और समावेशन शिक्षा एक साथ हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सिरेब्रल पाल्सी या प्रमस्तिष्क घात किस प्रकार की अक्षमता है? तो ऑप्शन नंबर 1 मानसिक अक्षमता, बी है गतिक या शारीरिक अक्षमता, और सी है श्रवण अक्षमता, और डी है अधिगम अक्षमता। देखिए, जो प्रमस्तिष्क घात होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो गतिक या शारीरिक अक्षमता हो जाती है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क गतिक नियंत्रण केंद्र में चोट के कारण बच्चे को उठने, बैठने, चलने, संतुलन बनाने में बहुत कठिनाई होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक समावेशी शिक्षक को बच्चों की कमियों को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की नाकामी के रूप में, बी है माता पिता की गलती के रूप में, सी है शिक्षण पद्धतियों में सुधार के अवसर के रूप में, और डी है एक समस्या या बोझ के रूप में। देखिए, बच्चे के नाकामी के रूप में तो ये बात तो गलत है, क्योंकि कोई बच्चा नाकाम नहीं होता है, ठीक ना, सिस्टम नाकाम होता है। बी है माता पिता की गलती के रूप में, तो क्या होता है कि यह सोचना एक शिक्षक के तौर पर पूरी तरह गलत माना जाता है, ठीक ना। माता पिता की गलती पूरी तरह गलत है शिक्षक के रूप में अगर आप है तो। और सी शिक्षण पद्धतियों में सुधार के अवसर के रूप में, बात एकदम बिल्कुल सही है। शिक्षण पद्धति जो होती है, सिस्टम जो होता है, उसको सुधार करिए, ठीक ना, उस रूप में देखेंगे तो एकदम बेहतर हो जाएगा। आइए, बोझ और समस्या तो होना नहीं चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका IQ 140 से ऊपर होता है। जो धीमी गति से सीखते हैं उसका IQ 140 से ऊपर नहीं होता है। इसमें अमूर्त संप्रत्ययों को समझने में अधिक समय लगता है। जो अमूर्त चीज़ होती है उसको समझने में क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना। जैसे जो चीज़ें सामने नहीं है, जैसे गणित में कल्पना की जाती है, तो उन्हें समझने में बच्चों को थोड़ा वक्त लगता है और अभ्यास की ज़रूरत होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ लोग नहीं सीख सकते, तो ये तो गलत है, ये बहुत आक्रमण होते हैं, ऐसे भी नहीं। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
RPWD एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये देखिए जो पारित हुआ था 2016 में। कब पारित हुआ था? 2016 में पारित हुआ था। 1955 जो है इस वर्ष पुराना PWD अधिनियम आया था, जिसमें केवल 7 प्रकार की विकलांगताएं थी। 1955 में जो आया था इसमें 7 प्रकार की विकलांगताएं थी। फिर 2005 में NCF लागू हुआ। 2005 में NCF लागू हुआ, ठीक ना। और 2016 में दिव्यांगों के अधिकार को मजबूत किया गया और विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़ा करके 21 कर दी गई, ठीक ना। 2020 में क्या आया था? NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में कौन सी विशेषता देखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बहुत तेज दौड़ना। जब डाउन है तो दौड़ेगा कहाँ से, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। आनुवांशिक विकार के कारण शारीरिक और मानसिक विकास का धीमा होना। तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। असाधारण गणितीय क्षमता नहीं होगा। बहुत अच्छी दृष्टि, यहाँ दृष्टि की बात नहीं है, ठीक ना। देखिए जो आनुवांशिकी विकार के कारण जिसमें 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है, जिसमें बच्चे का चेहरा जैसे मंगोलियाई जैसे दिखने लगता है और विकास धीमा हो जाता है। मतलब बच्चे का चेहरे में अंतर आ जाता है, ठीक ना, और विकास धीमा होने लगता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रूढ़िवादिता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाकर बी है पाठ्यपुस्तक में लैंगिक और सामाजिक समानता के उदाहरण देकर। सी है विशेष बच्चों का मजाक उड़ाकर। ये तो एकदम गलत, केवल परीक्षा दे, ये तो गलत है, ठीक ना। कराया है लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बिठाकर। नहीं, रूढ़िवादिता है ना, तो ये रूढ़िवादिता के भेदभाव की बात करेगा, ठीक ना। रूढ़िवादिता करेगा और भेदभाव बात करेगा। पाठ्य पुस्तकों में लैंगिक और सामाजिक समानता के उदाहरण देकर। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 है प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा डायडाक्टिक प्रक्रिया है, सामाजिक, व्यक्तिगत, केवल राजनीतिक, निष्क्रिय। तो देखिए जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जॉन डेवी मानते थे कि स्कूल समाज का एक छोटा रूप है और बच्चा समाज के बीच रह करके ये सबसे अच्छा सीख सकता है, ठीक ना। अगर व्यक्तिगत वाली बात है तो ये केवल अकेले की बात करता है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा अमीर होते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो पहले ही गलत। प्रतिभाशाली बच्चे उच्च बुद्धि वाले होते हैं, जबकि सृजनात्मक बच्चे नए विचार के निर्माता होते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उसकी जो IQ लेवल है उच्च होती है और सृजनात्मक बच्चे नए विचारों का निर्माता होते हैं, नया नया विचार करते हैं, ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा में पोर्टफोलियो का क्या महत्व है? तो देखिए जो पोर्टफोलियो होता है इसमें लेखा जोखा होता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह बच्चों को डराने के लिए रिपोर्ट कार्ड है। डराने वाली बात नहीं होगी, ठीक ना।
बी करा है, बच्चे के क्रमिक विकास का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ये बात बिल्कुल सही है। जो बच्चे का दैनिक जीवन है उसी को क्या किया जाता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से लिखा जाता है, डायरी बनाई होती है, ठीक ना, उसी में इसको लिखा जाता है। इसमें बच्चे के साल भर की मेहनत, जो बेहतरीन काम किया है, चित्र बनाया है, कविता बनाया है, टेस्ट दिया है जिसमें वो कितना नंबर पाया है, उसका वास्तविक ग्रोथ क्या है, उसको देखी जाती है इसमें, ठीक ना, पोर्टफोलियो में। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। बहुसंवेदी दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना। केवल शब्द तो आ गया तो ये नकारात्मक होगा। बहुसंवेदी दृष्टिकोण, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गति सभी संवेदनाओं का एक साथ उपयोग करना। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। केवल शब्द आ गया, बिना सामग्री, ये गलत। देखिए इसमें क्या होता है कि श्रव्य, दृश्य, स्पर्श और गति, इनमें बच्चा एक साथ भी देखता है और सुनता है, छूता है और करके भी देखता है, ठीक ना। यह समावेशी शिक्षा के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अधिगम असहायता या सीखी हुई बेबसी क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। बी है बार बार असफलता मिलने के कारण यह मान लेना कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। सीखी हुई बेबसी, अगर बेबसी आ जाएगी तो यही बात होगी कि बार बार असफलता मिलने के कारण ये मान लेना कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इससे क्या होता है कि अगर पिछड़े वर्ग का बच्चा है या दिव्यांग बच्चा को बार बार डांटा या असफलता मिलती है तो वह मान लेता है कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है और यह प्रयास करना ही छोड़ देता है। उसे ही कहते हैं बेबसी, ठीक ना। बेबस हो चुका है बच्चा, बार बार क्या हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की बुनियादी ढांचे की वकालत की गई है? तो ऑप्शन नंबर है अलग और बंद कमरे की शिक्षा। बी है पूर्णतः समावेशी और सुमग्र वातावरण। सी है केवल शब्द तो गलत, स्कूल वाला गलत, तो ये बंद कमरे में नहीं हो सकता है। यह जो है बंद कमरे में अगर करेंगे ना तो यह अलगाव हो जाएगा, ठीक ना, जो कि गलत है समावेशी शिक्षा के लिए। इसमें पूर्णतः समावेशी और सुमग्र वातावरण होना चाहिए, सुगम्य वातावरण होना चाहिए, ठीक ना। तो इसीलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। डिस्थीमिया का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर 1 है गंभीर तनाव या अवसाद की स्थिति। बी है गणित की गणना न कर पाना। सी है बहुत तेज हंसना। डी है मांसपेशियों में खिंचाव। डिस्थीमिया जो होती है ना, यह जो होता है एक तनावपूर्ण बीमारी होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि यह एक हल्का लेकिन लंबे समय तक चलने वाला यह एक अवसाद होता है जो बच्चों के सीखने और ध्यान लगाने की क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक समस्या समाधान का क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हर बच्चे को अपनी समस्या अकेले हल करनी चाहिए। जरूरी थोड़ी है समावेशी शिक्षा में अकेले करेगा। बी शिक्षक, विशेष शिक्षक और माता पिता मिलकर बच्चे की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, शिक्षक, माता पिता, ठीक ना, बच्चे की जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं और समस्या का जब समाधान ढूंढ लेते हैं तो उसको हल करने का बताते हैं, ठीक ना, और बच्चा आसानी से समस्या को हल कर लेता है। आइए प्रश्न नंबर
19 देखेंगे। अति सक्रिय बच्चों को संभालने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर, जो मतलब बहुत सक्रिय बच्चे होते हैं उन्हें क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं। उन्हें शांत बैठा देना चाहिए, डांटना नहीं। उनके कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए और उन्हें शारीरिक गतिविधि व्यस्त रखना चाहिए। ठीक बात है एकदम। जो बहुत सक्रिय होते हैं ना, चंचल बच्चे होते हैं ना, उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे कार्यों में बांट दीजिए और उसका जो शारीरिक गतिविधि है उसमें को हमेशा व्यस्त रखिए, खेल कूद में लगा दीजिए। कहीं मतलब ऐसे लगा दीजिए कि ताकि वो व्यस्त रहे पढ़ने में ही, जिससे कुछ सीखे भी। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, अत्यधिक सरल और छोटा पाठ्यक्रम, नहीं। बी है सर्वाधिक पाठ्यक्रम जो उनके चिंतन को चुनौती दे। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको थोड़ा क्वेश्चन जो है, पाठ्यक्रम जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराए, ताकि उससे क्या है, वह उसको चुनौती स्वीकार करे और उसको आसानी से कर ले जाए। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। समानुभूति का क्या अर्थ है जो एक समावेशी शिक्षक में होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है दूसरों पर दया करना और उन्हें बेचारा समझना। बी है दूसरों के दुख दर्द को उनकी जगह पर खुद को रख कर महसूस करना। सी है दूसरों की गलतियों पर हंसना। डी है किसी से कोई मतलब न रखना। तो देखिए, समानुभूति जो होता है, दूसरों के दुख दर्द को उनकी जगह खुद को रख कर देखेंगे तभी महसूस कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज क्वेश्चन डेली हम लेकर आते हैं, सिलेबस पूरा खत्म करेंगे। एक समावेशी कक्षा में मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है केवल शब्द आ गया तो पहले ही काट दो, बिना कुछ आंख मूंद करके, बिना कुछ पढ़े। बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो बच्चों के हर पहलू को मापे। तो समावेशी कक्षा में यही बात है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बच्चों के हर पहलू को मापे। ये बात बिल्कुल सही है। केवल सुंदर तो होगा नहीं, बिना परीक्षा का फेल कर देना, ये गलत। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। संवेदी अभिभार किस प्रकार संवेदी अभिभार किस विकार वाले बच्चे में अक्सर देखा जाता है? संवेदी अभिभार, तो ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, बी है स्वलीनता, सी है प्रभावशीलता या प्रभावशाली बालक और डी है सामान्य बालक। तो देखिए, ये जो स्वलीनशीलता होता है, स्वलीनता होता है, इसमें देखा जाता है, ठीक ना, ऑटिज्म में। इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत तेज आवाज़, चमकीली रोशनी या भीड़ से क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि उनका दिमाग सिग्नल जो होता है, सिग्नल को एक साथ संभाल नहीं पाता है, जिसे संवेदी अभिभार कहते हैं, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। समावेशी शिक्षा का स्वागत करने के लिए कक्षा के भौतिक वातावरण को कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 केवल मेज और कुर्सियों से भरा हुआ, गलत। प्रश्न नंबर 2 है लचीला और सुलभ, और तीसरा है अंधेरा और शांत, और डी है बिना किसी खिड़की या रोशनी। तो देखिए, क्या होता है कि लचीला और सुलभ होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब। सृजनात्मक बालकों का एक मुख्य गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, जो सृजनात्मक बालक होते हैं ना, उनमें लचीलापन और मौलिकता होती है, ठीक ना, फ्लेक्सिबल और ओरिजिनलिटी भी होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं।
वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की भाषा को शिक्षक को कक्षा में क्या स्थान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है उसका मजाक उड़ाना चाहिए, ये तो पहले ही गलत। उसके एक संसाधन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उसको क्या करना चाहिए? एक संसाधन के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 हो गया, 27 देख लेते हैं। गिफ्टेड बच्चों के संदर्भ में त्वरण या गतिवर्धन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर, उन्हें क्लास में बहुत तेज दौड़ने के लिए कहना। ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें एक वर्ष में 2 कक्षाएं लाघने या स्किप में की अनुमति देना। ठीक है, यदि 2 कक्षाएं लाघने की अनुमति देता है तो यदि कोई बच्चा चौथी क्लास में है लेकिन उसका दिमाग 7वीं क्लास के स्तर का है तो उसे सीधे अगली कक्षा या उच्च कक्षा में प्रोन्नति कर सकती है। ठीक है ना, जिसको हम तोरण कहते हैं। उसकी क्षमता क्या होगी? तभी सही उपयोग होगी। उसकी जो क्षमता है उसका क्षमता का उपयोग तभी बेहतर से होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। स्मार्ट क्लास और ICT का समावेशन या समावेशी शिक्षा से क्या लाभ है? तो देखिए इसमें क्या होता है, यह विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से सीखने को आसान और सुलभ बनाता है। ठीक ना, स्मार्ट क्लास जैसे प्रोजेक्ट कंप्यूटर, जो प्रोजेक्टर होता है और कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से जो मुख बाधिर बच्चे होते हैं उसको देख करके सीख लेते हैं, जो दृष्टि बाधिर बच्चे होते हैं स्क्रीन पर ऑडियो सॉफ्टवेयर की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए शून्य अस्वीकृति की नीति क्या कहती है या क्या अर्थ है? ठीक ना, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, क्लास समाप्त, टाइम ख़त्म हो गई है। किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता या पृष्ठभूमि के आधार पर स्कूल में प्रवेश देने से मना किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। सहकर्मी शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1, क्लास छोड़कर बाहर चले जाना, ये तो गलत बात। एक पर्यवेक्षक और मार्गदर्शक के रूप में शांत रहकर बच्चों के समूह कार्यों का अवलोकन करना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बी वाला। आपस में बातचीत, ब्लैक बोर्ड पर खुद सारा लिख देना, ये सब गलत है। ठीक है, तो देखिए टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। जो कुछ ना समझ में आओ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।